Okay, now welcome students to the next session for this quick revision for your forthcoming NEET exam. And now we'll be discussing with the kinetic theory of gases and thermodynamics. इस चीज को हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. Now to begin with, now we know thermodynamics is a branch of physics which would essentially deal with heat, temperature, and their relation with the energy and the matter. So this is essentially what thermodynamics would deal with. अब इस thermodynamics में we'll quickly revise few questions which will essentially involve the degrees of freedom, जिसमें degrees of freedom की बात होगी, जिसमें thermodynamic processes की बात होगी, जिसमें ideal gas equation की बात होगी. तो इस तरह के कुछ सब टॉपिक्स के बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे. चलिए बेटा, let's start with the first question. Okay, now good. The first question is, the figure shows the isotherms of fixed mass of an ideal gas at three temperature TA, TB and TC. Then फिर इनमें से कौन सी रिलेशन सही है, ये आपसे पूछा गया. अब ध्यान से समझिए. पहले आइसोथर्म क्या होता है बेटा? एक आइसोथर्म मींस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया गया है. सो ये वाला ग्राफ जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया है, ये भी लिया है और ये भी लिया है. ग्राफ किस किस के बीच में है? 1/v, ग्राफ 1/v और प्रेशर के बीच में है. और अब इन तीनों का के स्लोप की अगर हम बात करें, आपने बताना है कि आपने ये चीज बताना है कि क्या इस वाले ग्राफ का टेम्परेचर TA ज्यादा है, TB ज्यादा है या TC ज्यादा है. अब बेटा यहां ध्यान से समझिए, इस तरह के क्वेश्चंस में व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी एसेंशियली यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू N या म्यू और T. लेकिन अगर हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करें, हम लिखेंगे PV is equal to RT. देखो पहले मुझे रिलेशन चाहिए 1/v और P के बीच में. एक साइड से मुझे 1/v चाहिए. मैं बेटा क्या ऐसे लिख सकता हूं? V will be equal to RT divided by P. RT divided by P. Okay. अगर मैं 1/v की बात करूं, 1/v की बात करूं, मैं लिख सकता हूं बेटा it is 1/v. It will be P divided by RT. P divided by RT. ये हमारे पास इक्वेशन बन जाते हैं जो मैंने आइडियल गैस को रिशफल करके लिखा. 1/v is equal to P divided by RT. अब अगर हम इस इक्वेशन को, आप ध्यान से समझिएगा बेटा बात को, आपको किस किस के बीच में ग्राफ दिया गया है? 1/v और P के बीच में, 1/v और P के बीच में जो ग्राफ दिया गया है, अगर आप इसको इक्वेशन के साथ y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ इक्वेट करोगे तो ये आपका y है, ये आपका x है, तो स्लोप क्या बन जाता है? 1/RT. सो स्लोप जो यहां पे है, स्लोप की अगर हम बात करें, स्लोप which is equal to 1/RT. इस इक्वेशन में देखो बेटा, आप एक साइड से 1/v है, दूसरे साइड से P है, तो स्लोप क्या बन जाएगा? 1/RT, which means slope is inversely proportional to temperature. स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ध्यान से समझिएगा मेरे बात को. स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि इन तीन लाइन्स में जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है उसका टेम्परेचर सबसे कम है. तो अगर आप यहां भी देखोगे, अगर ये बेटा थीटा C है, अगर ये एंगल थीटा B है, अगर ये पूरा एंगल ये थीटा A है, तो स्लोप सबसे ज्यादा किसका है? थीटा A. सो थीटा A जो है ये ज्यादा है थीटा B से, वो ज्यादा है थीटा C से. तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर कम. इसका मतलब है TA should be less than TB, which in turn should be less than TC. So temperature इस वाले का सबसे कम होगा और इस वाले का सबसे ज्यादा होगा. तो इस आइडियल गैस इक्वेशन को हमने रिशफल किया. We equated it with the equation of straight line, क्योंकि तीनों लाइंस आप देखोगे स्ट्रेट लाइन है. यहां से हमने देखा कि स्लोप किसके बराबर आ रहा है? स्लोप 1/RT के बराबर आ रहा है, where R is gas constant and T is temperature. तो इसमें आपने देखा कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो जिस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर सबसे कम. सबसे ज्यादा स्लोप A का है तो सबसे कम टेम्परेचर A का होगा. सो ये इक्वेशन, ये ऑप्शन होना चाहिए. TA should be less than TB, it should be less than TC. तो आई गेस सेकेंड ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका बेटा सही आना चाहिए. ठीक है, चलिए बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Okay, the pressure and absolute temperature of an ideal gas are related to each other as P is inversely proportional to T square. If temperature
of a gas is 300 Kelvin and its volume changes from V to 8V, then the final temperature is, तो आपसे कहा जा रहा है अगर वॉल्यूम V से 8V हो रहा है और इनिशियल टेम्परेचर ये है, तो see essentially what we are given is T1 आपको दिया हुआ है सपोज 300 केल्विन है, ठीक है बेटा, आपको दिया हुआ है V1 जो है V के बराबर है और V2 किसके बराबर है, 8V के बराबर है। आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा बेटा बात को। इनिशियल टेम्परेचर दिया है, सॉरी, सो यू हैव एक्चुअली T1 is given as 300 Kelvin and V1 is given as V। आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है। अब बेटा आपको इसमें चाहिए क्या, मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। टेम्परेचर और वॉल्यूम में अगर मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए, रिलेशन मिलेगी, तो फाइनल वॉल्यूम में इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टफ हियर। अब मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन देखो बेटा क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल। मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, मैं बेटा वॉल्यूम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं this way, RT divided by P, RT divided by P, ठीक है ना, और P को यहां से डिवाइड किया। अगर मैं, चूंकि R कांस्टेंट है, R को हटा दीजिए, वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू T बाई P, वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू T बाई P। सो इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से समझिए बेटा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T डिवाइडेड बाई P। P ऑलरेडी बेटा गिवन है, यहां देखो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। सो इस P के बदले डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूं, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। सो इस वाले P के बदले मैंने लिखा 1 बाई T स्क्वायर, T स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये बनेगा बेटा V इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन, V is proportional to T cube। गुड। अब बेटा जल्दी से इसका आंसर बताइए, V is proportional to T cube। अब बताइए आपको क्या है, you will have simply there V2 by V1 will be equal to T2 by T1 whole cube। V2 by V1 कितना है बेटा, V2 is 8V divided by V1 is V। this is equal to T2 हमने निकालना है बेटा, T1 कितना है 300 केल्विन, T2 divided by 300, this is whole cube, whole cube। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/8 जो है ये 2 का क्यूब, this is 2 cube, this is equal to T2 by 300 क्यूब। तो क्यूब बेटा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू 300 इंटू 2, 300 इंटू 2 विच इज 600 Kelvin। तो 600 Kelvin will be the final answer। This one is the correct option, 600 Kelvin। This is quick revision, so quickly just have a look and you can revise it, you can pause it and have a look on, but quickly moving on to the next one। Fine। Now we have 4 molecules of a gas have speed 1, 2, 3 and 4 km per second। The value of root mean square speed of the gas molecules is। अब ध्यान से समझिए बेटा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्पीड होते हैं। एक तो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m, 3RT बाई m। वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे प्लस Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। बिकॉज वी आर टेकिंग रूट मीन स्क्वायर, वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ स्क्वायर्स। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास एवरेज स्पीड होता है जो होता है अंडर रूट ऑफ 8RT बाई पाई m, और उसके बाद हमारे पास होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हालांकि यहां क्वेश्चन तो हमें रूट मीन स्क्वायर पे है, लेकिन मैं यहां भी पे तीनों टाइप ऑफ स्पीड डिस्कस करना चाहता हूं। तो हमें कभी कभार क्या आता है कि इनका ऑर्डर क्या है, इनका रेशियो क्या है, या एक दिया होगा दूसरा कैलकुलेट करना होगा, वो चीज हम समझ सकते हैं। फिर चलिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2RT बाय m। ठीक है बेटा,
तो ये हमारे पास अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स की विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज अगर एक गैस में 10 मॉलिक्यूल्स है, 10 में से ज्यादा के पास कौन सी स्पीड है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। सो अगर मैं ध्यान से समझिए बेटा, इस चीज को समझिए बिफोर कि मैं ये क्वेश्चन दिखा दूं। अगर आपको ये होगा ऑर्डर ऑफ स्पीड, ऑर्डर ऑफ स्पीड कि कौन सी स्पीड ज्यादा है कौन सी स्पीड कम है, अगर वो देखा जाए, अगर आप इन इक्वेशंस को देखोगे, आप देखोगे बेटा जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में ये ज्यादा होगा, एवरेज वेलोसिटी उससे कम होगा, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उससे भी कम होगा। मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा, तो इनका ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को ऑर्डर ये रहेगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी विच विल बी ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये तो इक्वेशन से ऑब्वियस है। अगर आप रेशियो भी निकालना चाहोगे, आप देखो बेटा और टी बाई एम तीनों जगह है, अगर आप इनका रेशियो निकालना चाहोगे, ये कितना है बेटा? अंडर रूट ऑफ 3, so this should be equal to under root of 3 is to, यहां कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई, अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई, और ये आ जाएगा बेटा दिस इज इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू इज टू रूट 2। तो ये इनका रेशियो होना चाहिए। लेकिन बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, तो मैं ऐसे लिखूंगा वेलोसिटी पोजेस्ड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, फिर उसमें आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होता है। एवरेज तो यहां भी सेंटर में ही आएगा विच इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ध्यान से समझिए बेटा, यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऑर्डर याद रखें ये ऑर्डर याद रखें। अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात है, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, उससे कम एवरेज वेलोसिटी का, और उससे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, तो रेशियो इनके पास ये है। और अगर ये है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी वेलोसिटी है, वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, और सबसे कम मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी वेलोसिटी है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो एसेंशियली वी कैन कंक्लूड स्टेटमेंट दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, maximum value of velocity, but it is possessed by the minimum number of molecules, while as most probable speed is the speed possessed by the maximum number of molecules, but it is smaller in magnitude, it is least in magnitude। ये बेटा हमें याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स के बारे में। अब हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यही चीज पूछा जाएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखें बेटा, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखें, 4 मॉलिक्यूल्स है, देखो 4 मॉलिक्यूल्स है, चलिए इसको मैं रब कर लेता हूं। चलिए 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, 4 मॉलिक्यूल्स है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 मॉलिक्यूल्स की स्पीड से है 1 2 3 4, और इनका रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बेटा आपके पास ही है, यू विल राइट इट अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइड बाय n। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4। ये देखो बेटा कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 दैट्स 25 प्लस 4 दैट इज 29 1 30 30 डिवाइडेड बाय 4 which is under root of 15 by 2, 15 by which is under root of 15 divided by 2 यूनिट्स वो ये जो ऊपर रहेंगे that's I guess किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। तो 15 by 2 सही ऑप्शन होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 15 by 2, so this has to be the correct option। ठीक है बेटा, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इफ hydrogen gas is heated to a high temperature, then the fraction of energy possessed by a gas molecules corresponding to rotational motion is। अब ध्यान से समझिए बेटा यहां, now this question is essentially based on degrees of freedom। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हमें पता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इट इज द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स वेयर अ पार्टिकल कैन मूव। फिर हमारे पास ट्रांसलेशनल होता है, रोटेशनल होता है और वाइब्रेशनल होता है। अब इसने हाइड्रोजन गैस की बात की, यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि क्या हाइड्रोजन मोनोएटमिक है, डायएटमिक है, ट्राइएटमिक है, पॉलीएटमिक है? हाइड्रोजन जो बेटा है हाइड्रोजन डायएटमिक गैस है, और अगर हाइड्रोजन डायएटमिक गैस है, हाइड्रोजन की जो टोटल एनर्जी जो डायएटमिक गैस की होगी दैट विल बी 7/2 R।
7/2 R या 7/2 R या KT 7/2 RT टोटल एनर्जी जो डायटोमिक गैस की होगी, क्योंकि यहां पे द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। सिंस इट इज हाइड्रोजन दिस हैज टू बी बिकॉज इट विल बी 3/2 R। टोटल एनर्जी इसका हो जाएगा 3/2 R विच इज ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी विच इज RT प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी 3/2 + 1 इज 7/2 टोटल इसका बन जाएगा। और टोटल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी कितनी होगी? रोटेशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1/2 KT + 1/2 KT या RT लिखो अगर आप इस तरह से लिख सकते हो, सो यू कैन हैव इट दैट इज इक्वल टू RT। सो आपको निकालना क्या है बेटा? यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल। सो आपको रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी की बात करनी है। रोटेशनल एनर्जी इज RT, टोटल एनर्जी इज 7/2 RT। सो क्या आ जाएगा बेटा? RT कैंसिल आ जाएगा। दिस हैज टू बी इक्वल टू 2/7। सो क्विकली वी रीच द करेक्ट आंसर, आई गेस 2/7। हाँ, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 2/7। द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी टू टोटल एनर्जी, सिंस इट इज अ डायटोमिक गैस, द टोटल एनर्जी हैज टू बी इक्वल टू 7/2 RT and the rotational energy is RT. Taking the ratio, we get the ratio of the rotational energy to total energy of the gas molecules comes out to be equal to 2/7. ठीक है बेटा, चलिए, since this is a quick revision, we'll be moving slightly fast, but you don't have that a problem as such, because you can pause the video, have a detailed view over it, and move to the next question. But here, let's move to the next one. Okay, the next is the RMS speed of helium at 27 degrees Celsius is 1 atmosphere is 900. The root mean square speed of helium gas at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is 900 meter per second. Then the root mean square velocity of helium molecule at 27 degrees Celsius and 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। आप देखो बेटा, आपसे हीलियम एटम की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर इस टेम्परेचर पे आप ये एक चीज ध्यान रखना, इस टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्पीड है 900 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर आपको क्या जा रहा है, इसी हीलियम की स्पीड क्या होगी? टेम्परेचर वही है, यहां देखो, यहां भी 27 डिग्री सेल्सियस है, यहां भी 2, लेकिन प्रेशर डबल हो रहा है। यहां 1 एटमॉस्फेयर था, यहां 2 एटमॉस्फेयर था। यहां एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी बताया था। इट इज सपोज √3RT/m, 3RT/m। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा 27, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद रखिएगा बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पे कहीं पे फिर प्रेशर है ही नहीं। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पावर 0। इट मींस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर इस टेम्परेचर पे 900 है तो टेम्परेचर फिर से वही है, प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे फिर फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे भी 900 मीटर पर सेकेंड ही होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज सेम। तो याद क्या रखना है बेटा, अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दो डिफरेंट प्रेशर्स पे सेम होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर सेम है, यहां आपको ये टेम्परेचर सेम बता रहा है 27, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, now here the figure shows 2 flasks connected to each other. The volume of the flask 1 is twice the volume of the flask 2. The system is filled with an ideal gas at temperature 100 Kelvin and 200 Kelvin respectively in the flasks. If the mass of the gas in 1 bm, then what is the mass of the gas in flask 2 in equilibrium? In flask 2 in equilibrium. अब ध्यान से समझिए बेटा सिचुएशन को। आपके पास ये एक बॉडी है और यहां पे एक बॉडी है और ये 1 है, ये 2 है। अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि यू आर गिवन सम पैरामीटर्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क 1 इज ट्वाइस, वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क 1 इज ट्वाइस। इट मींस V1 इज इक्वल टू ट्वाइस V2, यानी कि इस वाले चीज का वॉल्यूम डबल है इस वाले चीज से। एक तो ये दिया हुआ है, the volume of the flask 1 is, the system is filled with an ideal gas at temperature 100 Kelvin and 200 Kelvin. So so T2 is twice T1, sorry,
यू हैव ये इसका टेम्परेचर V1, इसका टेम्परेचर 100 है, सो यू हैव T1, अगर हमने उसको 1 माना, T1 इज 100 एंड T2 इज 200। बेटा यूनिट्स का ख्याल रखिए, वही जो क्वेश्चन में हमारे पास दिए हुए हैं। तो ये हमें टेम्परेचर 100 और 200 है फ्लास्क। इफ द मास ऑफ द गैस इन वन इज m, इस वाले का मास क्या है m, आपको बताना है इसका मास क्या होगा। सो अगर m1 जो है वो m के बराबर है तो m2 कितना होगा, तो m2 कितना होगा, यही बेटा निकालना। ध्यान से समझिएगा बेटा, फिगर को समझिए। आपने इन दोनों को कनेक्ट किया है, ये 1 है ये 2 है, इसका वॉल्यूम जो है वो इसके मुकाबले में डबल है, इसका टेम्परेचर 100 है, इसका टेम्परेचर 200 है। आपने बताना है कि गैसेस का मास क्या होगा, लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम देखो ये बेटा इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब इन दोनों का प्रेशर बराबर होगा, जब इन दोनों का प्रेशर बराबर होगा। चलिए बेटा आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए। अगर चूंकि प्रेशर बराबर है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि इनका प्रेशर यहां पे बराबर होगा। अब प्रेशर के लिए हमारे पास इक्वेशन है, हम प्रेशर के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। हमारे पास होता है PV इज इक्वल टू, चलो अगर मैं N की बात करूं, N या म्यू और T, N और T, तो प्रेशर किसके बराबर होगा, N और T बाई V, ये प्रेशर का होगा। सो बेटा मैं लिखूंगा यहां N1 और गैस कॉन्स्ट इंटू T1 डिवाइडेड बाई V1, दिस इज इक्वल टू N2 और T2 डिवाइडेड बाई V2। ये ना बेटा इक्विलिब्रियम तो यही हुआ ना कि प्रेशर बराबर है। और मैं R1 R2 नहीं लिखूंगा क्योंकि R तो गैस कांस्टेंट है। सो R बेटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से R कैंसिल हो जाएगा। N1 बाई N2 निकालो, एक साइड से, सो यू हैव N1 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल टू, यहां क्या है बेटा T2, ये T1 डिवाइड हो जाएगा T2 बाई T1 इंटू V1, यहां जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2। अब T2 कितना है बेटा, T2 कितना है, T2 200 है, T1 कितना है बेटा 100 है, इंटू V1 कितना है, V1 अगर दिस इज ट्वाइस V2, दिस इज V2, ये कैंसिल हो रहा है बेटा, 2 इंटू 2 इज 4, सो N1 बाई N2 इज 4, which means N2 is equal to N1 by 4, N2 is equal to N1 by 4। so जो रेशियो N में रहेगा वही रेशियो M में भी होगा, because this N is number of moles, this will essentially designate the mass, so N2 will be equal to N1 by 4। तो यहां मास की बात है, so it has to be equal to M by 4। ठीक है बेटा, तो इक्विलिब्रियम में होने का गर्ज ये था कि इनका प्रेशर बराबर है, और अगर प्रेशर बराबर है, हमने प्रेशर की इक्वेशन यहां से देखी, वो हमने इक्वेट की, तो मैं N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो N1 अगर नंबर ऑफ मोल्स है, तो चूंकि आइडियल गैस की बात है, सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ द मास उस केस में, इस वाले पर्टिकुलर केस में, सो वही रेशियो मास का भी होगा, तभी यहां पे आ गया M by 4। ठीक है बेटा, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, दिस वन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। सो व्हाट वी आर गिवन इज an ideal gas has an initial pressure of 3 pressure units and an initial volume of 4 volume units. The table gives the final pressure and volume of the gas in the 4th process, which process starts and ends at the same isotherm। ध्यान से समझिए बेटा, आपको कहा जा रहा है कि इनिशियली प्रेशर 3 है और वॉल्यूम क्या है, इनिशियली 4 है। आपको कह रहा है कि ये आपके पास है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम ये है, एक कंडीशन में ये है, दिस इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर इनटू, दिस हैज टू बी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये रेशियोज है, दिस हैज टू बी, दिस इज आई गेस ये थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें है, दिस इज 12:1। तो आपने देखना है कि अगर ये सेम आइसोथर्म पे खत्म हो रहा है, बिकॉज विच प्रोसेस स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑन द सेम आइसोथर्म। देखो बेटा आइसोथर्म का मतलब क्या, आइसोथर्म मीन्स सेम टेम्परेचर, आइसोथर्म मीन्स सेम टेम्परेचर। अगर इनिशियल वॉल्यूम 4 है, इनिशियल प्रेशर 3 है, तो इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन फाइनल होगा, प्रोवाइडेड दे हैव द सेम आइसोथर्म। अब ध्यान से समझिए बेटा, आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू RT,
PV is equal to R, P is pressure, V is volume, R is gas constant, T is temperature. अब बेटा अगर आइसोथर्म है, आइसोथर्म का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो गैस कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है इसका मतलब है प्रेशर इनटू वॉल्यूम हैज टू बी कांस्टेंट। प्रेशर इंटू वॉल्यूम हैज टू बी, सो आइसोथर्म में P इंटू V कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो इनिशियली देखो, इनिशियली प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना है 3 इंटू 4, सो प्रेशर 3 इंटू 4 दैट इज 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12। अब आपने इस कॉलम में देखना है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम कहां पे 12 आ जाएगा। देखो ये 5 इंटू 7 35 आ जाएगा, ये 14 इंटू 6 कुछ और आ जाएगा, दिस विल बी 12 इंटू 1 12, दिस इज 6 इंटू 3 18। आपने देखना है कि इनिशियली आइसोथर्म में पीवी कांस्टेंट होना चाहिए। पीवी इनिशियली क्या था 4 इंटू 3 12। आपने देखना है यहां कहां पे मल्टीप्लाई करके प्रेशर और वॉल्यूम को 12 आ जाएगा, वो यहां आ जाता है सी में 12 इंटू 1, सो सी पार्ट इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि इनिशियल प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो कांस्टेंट होना चाहिए पीवी, वो कितना आ रहा है 4 इंटू 3 12। यहां देखो कहां पे पीवी को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, वो यहां पे आ रहा है बेटा, तो यही पार्ट इसका सही आंसर होगा सी, सो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट। ओके, अब आपके पास है यू हैव टू आइडियल गैसेज ए एंड बी आर गोइंग थ्रू द आडियाबैटिक प्रोसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन कि इनमें से कौन सा मोनोएटमिक है, कौन सा डायएटमिक है, या क्या दोनों मोनोएटमिक है या दोनों डायएटमिक है। दिस इज यहां पे दिस माइट नॉट बी विजिबल, दिस इज ln ऑफ P नेचुरल लॉग ऑफ प्रेशर एंड दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ वॉल्यूम, और यहां से हमने ये A है बेटा और ये B है। फाइन, अब आपने देखना है कि क्या A मोनोएटमिक है या B मोनोएटमिक है या दोनों मोनोएटमिक है या दोनों डायएटमिक है, तो इस तरह के हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, सो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर मैं यहां भी लिखूं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो इक्वेशन हमारे पास है फॉर एन आइडियल गैस, व्हाट यू राइट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि देखो बेटा ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज PV raised power of gamma is constant, PV raised power of gamma is constant for an adiabatic process, for an adiabatic, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है बेटा, अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, जरा इसको नेचुरल लॉग दोनों साइड से दो, यू विल राइट नेचुरल लॉग ऑफ P प्लस नेचुरल लॉग ऑफ V रेज पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ K, क्योंकि मुझे बेटा एक ग्राफ चाहिए, एक साइड से नेचुरल लॉग ऑफ P चाहिए, दूसरे साइड से नेचुरल लॉग ऑफ V चाहिए, इस चीज को दूसरे साइड से ले जाओ। आप लिख सकते हो नेचुरल लॉग ऑफ P दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ V प्लस नेचुरल लॉग ऑफ K तो कांस्टेंट है, V रेज पावर ऑफ गामा। सो आप लिख सकते हो बेटा नेचुरल लॉग ऑफ P, तो लॉग में आप इसको यहां पे लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स गामा टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ V प्लस नेचुरल लॉग ऑफ K। तो ये बेटा आपके पास फिलहाल हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस, जरा मुझे बताओ स्लोप क्या है, y आपके पास है, ये y आपके पास है, c आपके पास है ln ऑफ k, ln ऑफ v आपका x है, तो स्लोप के बदले माइनस गामा है, सो स्लोप यहां जो है स्लोप इज इक्वल टू माइनस गामा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस गामा, यानी कि जिसका नेगेटिव स्लोप ज्यादा है उसका गामा ज्यादा होगा। नेगेटिव स्लोप ज्यादा किसका है, नेगेटिव स्लोप ज्यादा किसका है, बी का, सो बी के लिए नेगेटिव स्लोप ज्यादा है, यानी कि बी का गामा ज्यादा होगा, विच मींस गामा ऑफ बी हैज टू बी ग्रेटर देन गामा ऑफ ए, क्योंकि नेगेटिव स्लोप, क्योंकि यहां स्लोप तो दोनों का नेगेटिव ही है, सो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका गामा ज्यादा है, जिस स्लोप इसका ज्यादा है तो इसी का गामा ज्यादा है, और गामा किसका ज्यादा होता है, मोनोएटमिक का गामा ज्यादा होता है, डायएटमिक से वो ज्यादा होता है ट्राइएटमिक से। इसका मतलब है कि बी जो है बी मोनोएटमिक है, क्योंकि इसी का गामा ज्यादा होता है 5/3, मोनोएटमिक बी है और ये वाला बेटा डायएटमिक है। फिर
डायटोमिक है। क्योंकि हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, हमने यहां देखा इस इक्वेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया, हमने देखा इसका स्लोप जो आपको मिला माइनस गामा, माइनस मीन स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप तो दोनों का नेगेटिव ही है, यानी कि जिसका नेगेटिव स्लोप ज्यादा है उसका गामा ज्यादा है, नेगेटिव स्लोप बी का ज्यादा है यानी कि गामा भी बी का ज्यादा होगा, और गामा ज्यादा किसका होता है, मोनोएटॉमिक गैस का, यानी कि बी मोनोएटॉमिक है और ए डायटोमिक है, बी मोनोएटॉमिक है और ए डायटोमिक है, बी मोनोएटॉमिक है और ए डायटोमिक है, तो ये इसका बेटा सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 1 mole of a hydrogen assumed to be ideal is adiabatically expanded from its initial state P1 V1 T1 to final state P2 V2 T2. The decrease in the internal energy during the process will be given by decrease in internal energy का बेटा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, du इज इक्वल टू म्यू cv इंटू डेल्टा टी। ये तो सिंपल सी एक इक्वेशन है जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी याद रखी होती है। तो dv या म्यू अगर आप म्यू 1 भी मान लो एक मोल के लिए, यू विल हैव इट cv इंटू t1 माइनस t2 सिंपली, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, cv इंटू t1 माइनस t2। सो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा इसका ऑप्शन। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट। हाँ, 1 mole of an ideal gas undergoes a process whose molar heat capacity is 4R. Molar heat capacity is 4R, and in which work done by the gas for small change in temperature is given by the relation dW is equal to 2R into dt, और ये 4R याद रखिएगा। The ratio of Cp divided by Cv is specific heat at constant pressure divided by specific heat of constant volume। तो इसका रेशियो हमने निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए लेट स्टार्ट विद, अगर हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करें, दैट इज dq इज इक्वल टू du plus dw, because what does first law of thermodynamics state, that whenever an amount of heat is given to a particular system, a part of it is used in raising the internal energy, and the remaining part is used in doing the external work, अब बेटा जरा इसको आप लिख सकते हो, म्यू c इंटू dt, dq के बदले du के बदले अभी मैं बता रहा था आपको बेटा म्यू इंटू cv इंटू dt, अभी मैं बता रहा था, प्लस dw के बदले आपको वही से इक्वेशन है 2 म्यू, क्योंकि ये एक मोल के लिए अगर मैं म्यू लिखूं 2r इंटू dt, क्योंकि म्यू मैंने इस वजह से लिखा इफ n नंबर ऑफ मोल्स, आपको कि यहां तो dw तो म्यू था नहीं, वो मैं n नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, तो म्यू तो एनीवेज थ्रू आउट कैंसिल ही होना है। So you have dt will also I guess cancel throughout. So what you are left with is c is equal to cv plus 2r. अब बेटा ये c ऑलरेडी दिया हुआ है 4r, you'll have 4r is equal to cv plus 2r। बेटा cv कितना मिलेगा, 4r minus 2r, that's 2r। तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो है वो हमें मिल रहा है 2r। अब बेटा हमारे पास मेयर्स रिलेशन है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स विच इज cp माइनस cv इज इक्वल टू r। तो हमें cp चाहिए, cp इज इक्वल टू r प्लस cv, ठीक है ना बेटा, r प्लस cv कितना है 2r which is equal to 3r। तो आराम से बात समझिएगा बेटा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज cv हमें मिला 2r और cp जो है ये मुझे मिला 3r। हमें क्या था, रेशियो ऑफ cp डिवाइडेड बाय cv। सो cp डिवाइडेड बाय cv कितना आएगा, cp कितना है 3r, cv कितना है बेटा 2r। सो द रेशियो शुड बी इक्वल टू 3/2, द रेशियो शुड बी इक्वल टू 3/2। तो आई गेस ये ऑप्शन इसका है, ठीक है बेटा। सो इस तरह से हमने रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स निकाला। चलिए बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ नाइस, now we are given some graphical problems based on the thermodynamics where the 1 mole of a monoatomic gas is carried along process A B C D E A as shown in the diagram. Find the net work done. अब हमें पता है एक चीज बेटा याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, बिफोर कि मैं क्वेश्चन दिखाऊं, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मान लो इस तरह का कोई ग्राफ आ रहा है, तो और हमें वर्क डन निकालना होता है यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच, तो उसमें क्या करना होता है, इस लाइन के अंदर कितना एरिया आ रहा है इस चीज का कितना एरिया आ रहा है, इस चीज का कितना एरिया आ रहा है, वो मुझे देगा वर्क डन। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड साइकिल है,
अगर कोई क्लोज्ड साइकिल है, जैसे ये ओपन था, लेकिन अगर कोई क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर है, यहां से प्रेशर है, यहां से वॉल्यूम है, क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर है, मान लो ये है, तो हमें फिर इस क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर का एरिया ही जो होता है ना, वो एरिया कैलकुलेट करना होता है, दैट गिव्स अस द वर्क डन। ओके अब इसमें क्या है, और वर्क डन में एक चीज ख्याल रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में एक को पॉजिटिव लेना है, दूसरे को हमने नेगेटिव लेना है, उस चीज का बेटा ध्यान रखना है। आपको क्या कहते हैं, ए बी सी डी ई ए, दिस इज ए बी सी डी ई ए, इसमें टोटल वर्क डन निकालना है। इसको हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं, एक तो मैं ए बी सी कर सकता हूं, फिर ए डी ई कर सकता हूं, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में पोलैरिटी डिफरेंट रहेगा। अगर मैं देखूं बेटा वर्क डन इन ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी क्या है, ये क्लॉकवाइज है, आप देखो बेटा क्लॉकवाइज है, सो दिस इज 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस कितना यहां पे है बेटा, देखो ये बेस इसका रहेगा, बेस विल बी सपोज 2 - 1, और ऑल्टीट्यूड कितना है बेटा, ऑल्टीट्यूड सपोज ये रहेगा, दैट इज 4 - 2, 4 - 2 is 2, 2 into 1 is 2, 2 divided by 2, that is 1 जूल। ठीक है बेटा, वर्क एबीसी में, तो यहां पे जो वर्क है ये 1 जूल है, यहां पे जो वर्क फिलहाल हमें मिला ये 1 जूल मिला। पॉजिटिव नेगेटिव का हम लास्ट में ख्याल रखना है जरूरी। इसके बाद अगर मैं वर्क कैलकुलेट अब करूं इस वाले में, ए डी ई, इस वाले पार्ट में ए डी ई, इस वाले पार्ट में वर्क कैलकुलेट करूं, वो भी होगा 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज 1/2। बेस क्या है बेटा, अगर इसको आप बेस लोगे दैट इज 3 - 2, क्योंकि यहां से यहां तक 3 है, यहां तक 2 है, सो दिस विल बी 3 - 2, 3 - 2 इंटू ऑल्टीट्यूड कितना होगा बेटा, ये दैट इज 2 - 1, 2 - 1, ये कितना आएगा बेटा, 3 - 2 इज 1, 1 into 1 is 1, 1/2, दैट इज 0.5 जूल, 0.5 जूल। तो ये, लेकिन एक चीज देखो बेटा, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को आप माइनस लोगे। ये नेगेटिव किस वजह से आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव उसी वजह से आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर क्योंकि टोटल वर्क डन इन दोनों का सम होगा, टोटल वर्क डन जो होगा इट विल बी देन 1 प्लस, क्योंकि एडिशन होगा ना, लेकिन ये वाला वर्क चूंकि माइनस है 0.5, सो 1 - 0.5 इज 0.5 जूल, सो वर्क डन विल बी 0.5 जूल। क्योंकि अगर ये नेगेटिव साइन हम ना लें, हमें लगेगा 1 + 0.5 दैट इज 1.5, और वो भी ऑप्शन है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये वाला वर्क जो है, इस वाले प्रोसेस का जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को हम +1 जूल लेंगे, और यहां जो वर्क मिला वो 0.5 तो मिला, लेकिन वो माइनस लेंगे क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ओवरऑल 1 जूल - 0.5 दैट इज +0.5 जूल, +0.5 मींस 1/2 जूल। तो ये इसका बेटा सही आंसर रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हम तो वर्क कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ द क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ख्याल रखना है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, ओवरऑल फिर दोनों का डिफरेंस रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, we are given some statements and we have to see which one is the correct option. ठीक है बेटा, चलिए। Statement 1 is at low pressure and high temperature, real gas approaches ideal gas behavior. ठीक है, and this we are familiar with, that at low pressure and high temperature real gases obey ideal gas equation। ये सही है। क्या स्टेटमेंट सेकंड सही है? At low pressure and high temperature the molecules are far apart from each other and the molecule interaction is negligible। ये भी सही है। और क्या यही इसका रीजन है? हाँ, यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हमें पता है बेटा, जब दो गैस मॉलिक्यूल्स में अगर प्रेशर, देखो यहां जब प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यही माना गया था कि प्रेशर गैसेस में कम है। अगर प्रेशर गैसेस में कम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो वो हम तभी एज्यूम करते हैं। लेकिन अगर प्रेशर कम नहीं है तो उस केस में रियल गैस और आइडियल गैस दे डोंट अप्रोच ईच अदर। सो रियल गैस अप्रोचेस आइडियल गैस ओनली अंडर द कंडीशंस व्हेन द प्रेशर इज लो एंड टेंपरेचर इज हाई। और ये इस वजह से है, जब प्रेशर कम है
एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स क्या है, वो दूर दूर हो जाते हैं, उनमें इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहते हैं. सो वी एज्यूम रियल गैसेस टू बिहेव एज आइडियल गैसेस अंडर द कंडीशंस ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बिकॉज इन लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर ऑल्सो नेग्लिजिबल. सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर बोथ करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन. सो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ही सही रहना है. ठीक है बेटा, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, दिस वन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. वे आर गिवन फिगर शोज ए प्रोसेस फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इफ वॉल्यूम इन स्टेट वन इज V1. यहां पे वॉल्यूम है V1 एंड इन स्टेट 2 यहां पे वॉल्यूम है V2. आपको बताना है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, आपको बताना है कि कौन, क्या V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा. आप देखो बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया गया है, ठीक, और आपसे पूछा गया है कि ये दो स्टेट्स है, ये V1 है, यहां पे वॉल्यूम, यहां पे V2 है, क्या वॉल्यूम यहां पे ज्यादा है या वॉल्यूम यहां पे ज्यादा है. ठीक है बेटा, कैसे करोगे? कई सारे तरीका हम यूज कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आइडियल गैस इक्वेशन. लेट्स स्टार्ट विद आइडियल गैस इक्वेशन. हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस है PV इज इक्वल टू RT. PV इज इक्वल टू RT. P और T में ग्राफ है तो बाकी चीजें दूसरे साइड से ले जाओ. मैं लिखूंगा बेटा P इज इक्वल टू, अगर n मॉलिक्यूल्स मोल्स के लिए भी लिख सकते हो, फिर आप म्यू या n भी यहां पे लिख सकते हो. एक मोल के लिए PV इज इक्वल RT. मैं लिख सकता हूं R डिवाइडेड बाई V, R डिवाइड बाई V इंटू T, R डिवाइडेड बाई V इंटू T. ठीक है बेटा, इट मींस अगर आप इसको इक्वेशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करूं, y इज इक्वल mx प्लस c, m जो है स्लोप है, तो इसका स्लोप आप देखो बेटा क्या आ रहा है, स्लोप इसका आ रहा है m. जो स्लोप है वो स्लोप कितना आ रहा है इस इक्वेशन, देखो y के बदले हमारा p है और t जो है ये वेरिएबल है x के बदले, सो स्लोप है r बाई v, r बाई v, विच मीन्स स्लोप जो है, ध्यान से समझिए बेटा, स्लोप जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. स्लोप जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. तो जहां पे स्लोप ज्यादा है वहां वॉल्यूम कम होगा, जहां स्लोप ज्यादा है वहां वॉल्यूम कम होगा. चलिए बेटा जरा यहां देखो, स्लोप ये होगा सपोज θ1 और यहां स्लोप देखो ये θ2 है, तो स्लोप कहां ज्यादा है, θ1 ज्यादा है θ2 से. सो जहां स्लोप ज्यादा है वहां वॉल्यूम कम होगा. इट मींस V1 विल बी लेस देन V2. बात समझ लेना बेटा, जहां स्लोप, बिकॉज स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. स्लोप हमने देखा इस पॉइंट का स्लोप ज्यादा है, इस पॉइंट का स्लोप कम है, तो जहां पे स्लोप ज्यादा है वहां वॉल्यूम कम होगा. सो V1 हैज टू बी लेस देन V2. V1 हैज टू बी लेस देन V2. ये पार्ट इसका बेटा सही ऑप्शन होगा. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. The next again we are given a figure. The pressure and volume of a gas are changed as shown in the PV diagram in the figure ahead. The temperature of the gas, the temperature of the gas, फिर हमें ऑप्शन है it increases, कि ये बेटा A है, if I hope it is visible, this is A, this is B and this is D and this is C. The direction आप देख लीजिएगा, ये हमारे पास डायरेक्शन है, this is the direction we have. Fine. चलिए बेटा, इट इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम, हम किसके बात करने हैं, टेम्परेचर की बात करें. जब हम ए से बी तक जा रहे हैं, ये किस किस के बीच में, यहां से बेटा प्रेशर है और यहां से वॉल्यूम है. ध्यान से समझिए, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है. तो जब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, या जब हम बी से सी तक जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या तीसरा ऑप्शन है इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दी चेंजेस, ये कांस्टेंट रह रहा है. देन डिक्रीजेस फ्रॉम डी टू ए, ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. इनमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. अब देखो बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मुझे एक चीज बताओ बेटा, पहली एक्सप्रेशन कौन सी है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि डिटेल में इस तरह के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे. पहली प्रोसेस कौन सी है बेटा, ए टू बी जो है, ए टू बी, अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, ए टू बी जो है, ए टू बी, इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर जो है कांस्टेंट है.
है ना बेटा, इट इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। आप देखो यहां से यहां तक प्रेशर कांस्टेंट है, इट इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट है आपके पास होता है पीवी इज इक्वल टू आर टी, पीवी इज इक्वल, और तो कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली इन आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि ए टू बी जो है ये आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है। इस प्रेशर के दौरान कांस्टेंट प्रेशर के दौरान द वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, द वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ए टू बी चूंकि वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है, आप देखो बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो पहला पार्ट क्या है, इंक्रीज एज इज गोड फ्रॉम ए टू बी, तो यही तो करेक्ट ऑप्शन है, बात खत्म। फिर हमें बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम चूंकि यहां अगर हम बाकी ऑप्शन में को भी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, चलिए बेटा अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें, सेकेंड प्रोसेस बी टू सी में देखें, दिस हैज टू बी सी, आई गेस दिस हैज टू बी सी और दिस हैज टू बी देन डी। Okay, this is B to C. This is C and this is D. अब देखो बेटा B to C अगर आप देखोगे, B to C क्या कांस्टेंट है, B to C जो है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, B to C में वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। सो अगर हम बेटा दूसरा पार्ट जो हमने कहा B to C, चलिए बेटा अगर हम B to C की बात करें, अगर हम B to C की बात करें, B to C में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, इस इक्वेशन में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन इस प्रोसेस में देखो, इस प्रोसेस में देखो बेटा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां तक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सो अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। सो बी टू सी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये आपको क्या कह रहा है, बी टू सी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये गलत है। ठीक है बेटा, देन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, ये भी गलत है और ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें क्या है, इस प्रोसेस के दौरान इट विल इंक्रीज एज वी गो फ्रॉम ए टू बी, वो यहां से हमने बेटा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, select the incorrect statement about the specific heat of a gaseous system. Specific heat of gaseous system में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमने ध्यान में रखना है बेटा स्पेसिफिक हीट के लिए। ओके, अगर हम स्पेसिफिक हीट्स की बात करें, स्पेसिफिक हीट्स की बात करें, देखो स्पेसिफिक हीट जो है बेटा, स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of substance through unit into delta T. Into delta T. So specific heat, because we have essentially two types. We have essentially two types of specific heats. That is specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. Specific heat we define as amount of heat required to raise the temperature of amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance. Unit mass of substance through 1 degree Celsius, unit mass of substance through 1 degree Celsius। तो ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन गलत है, स्पेसिफिक हीट के रिलेटेड यहां से कौन सी इक्वेशन गलत है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए for the specific heat of a gas, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब अगर ध्यान से समझिए बेटा, चलिए अगर यहां पे हमें इनमें से पूछना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन गलत है। अगर हम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट का जनरल में अगर हम फॉर्मूला लिखें, चलिए हम सिर्फ लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय से म्यू इनटू डेल्टा टी। चलिए फिलहाल हम सिर्फ इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, देखो बेटा अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से समझिए बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, डेल्टा क्यू जीरो है। एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो स्पेसिफिक हीट भी जीरो होगा।
तो स्पेसिफिक हीट भी, सो एडियाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट इज जीरो, मींस यू विल रिक्वायर एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज द टेम्परेचर, वो तो होना नहीं है। सो पहला ऑप्शन है द एडियाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट जीरो है, वही है ना बेटा। बेटा आराम से समझिए, स्पेसिफिक हीट इज डेल्टा क्यू डिवाइड बाय म्यू इनटू डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज चेंज इन हीट, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू जीरो है, अगर डेल्टा क्यू जीरो है, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, सो एडियाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट जीरो है। पहला पार्ट तो सही है। दूसरे पार्ट की तरफ देख लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी इक्वेशन में अगर ये था, दूसरा देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरा पार्ट यानी कि डेल्टा टी जीरो है, अगर डेल्टा टी जीरो है, यहां देखो बेटा डिनोमिनेटर में जीरो है, तो स्पेसिफिक हीट जो है इनफाइनाइट आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट जो है। सो इट मींस यू विल एट for isothermal process you will require an infinite amount of heat to raise the temperature, क्योंकि टेम्परेचर रेज होना नहीं है। सो दूसरा पार्ट भी सही है फिर, क्योंकि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इन्फिनिटी वही मिल रहा है। तीसरा बेटा हमारे पास है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, सीपी, हमें पता है सीपी किसके बराबर होता है, गामा इंटू आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। और अगर हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्मूला की बात करें, वो होता है आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। आप जरा देखो कौन सा गलत है, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर गामा आर डिवाइड बाय गामा माइनस 1, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज आर बाय गामा, लेकिन सही होना क्या चाहिए था, आर डिवाइड बाय गामा माइनस 1 होना चाहिए, यानी कि ये गलत है, यहां माइनस 1 होना चाहिए था, यानी कि इसका सही ऑप्शन यही है। ठीक है बेटा, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, once again we are a graphical problem where we are supposed to calculate the work done in the cyclic process shown in। बेटा मैंने अभी इससे पहले भी हमने एक ग्राफिकल क्वेश्चन देखा था, उसमें भी हमने यही बात कही थी कि once we have a closed geometrical figure, the area of that closed geometrical figure will give us the work done। तो बेटा एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है पाई और स्क्वायर, तो रेडियस क्या है, दैट इज पाई, यहां मैं लिखूंगा बेटा रेडियस और स्क्वायर, मैं इसको लिखूंगा और इंटू और, सो लेट मी राइट इट दिस वे, पाई रेडियस। अब देखो बेटा अगर मैं ये इसकी बात करूं, सो लेट मी शो इट दिस वे, अगर मैं यहां से यहां दिखा दूं बेटा, ये डायमीटर है, सो इसका हाफ होगा रेडियस, लेकिन ये डायमीटर कितना है, 3v0 माइनस v0, मैं लिख सकता हूं 3v0 माइनस v0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये रेडियस होगा। 3v0 माइनस v0 ये तो डायमीटर होगा, लेकिन इसका हाफ रेडियस होगा, तो दैट इज एक आर। दूसरे आर को मैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख सकता हूं, ये वाला, ये भी तो डायमीटर है, 3p0 माइनस p0 वो डायमीटर होगा, 3p0 माइनस p0 ये डायमीटर है, सो 3p0 माइनस p0 ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा बेटा, इसका हाफ। ठीक है, सो विल गेट इट पाई 3 माइनस 1, this is 2/2, that is simply v0 into ये बनेगा p0, so pi p0 v0 has to be the correct option। चलिए इसे 22/7 फॉर्म में लिखा है, so we can write it, this is pi को 22/7 लिखेंगे हम into p0 v0, p0 v0। ठीक है बेटा, so 22/7 इंटू p0 v0। हां, अब अगर हमें साइन का भी ख्याल रखना है, चूंकि ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक, इस वजह से हम माइनस लेंगे, सो माइनस 22/7 p0 v0, दिस हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए ओके, दोबारा से मैं द लास्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कसिंग फॉर दिस थर्मोडायनेमिक्स पार्ट एज ऑफ नाउ इज, हमें ये 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस दिए हैं, यहां से बेटा प्रेशर है और यहां से टेम्परेचर है, और हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम प्रोसेसेस की बात करें, वी नो आइसोबारिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस विद नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, व्हेल एज आइसोकोरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहला है कि ए आइसोबारिक प्रोसेस है बेटा, ए की अगर आप बात करो, ए यहां देखो, ये देखो बेटा, ए जो है एक्चुअली इट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो ए जो है ना, अगर आप प्रोसेसेस की बात करो, बाद में देखेंगे कौन सा ऑप्शन
सही है। ए जो है ये आइसोथर्मल है बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप देखो ना, ए आइसोथर्मल है। इसके बाद बी की अगर आप बात करो, देखो बी प्रोसेस के लिए, बी प्रोसेस ये है, बी प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट है। बी प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मींस आइसोबारिक, यानी कि बी जो है ये आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है ना बेटा। फिर कौन सा बचा हमारे पास? सी। सी देखो बेटा, प्रोसेस सी जो है, ये वाला जो है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। हमें पता है बेटा ये स्ट्रेट लाइन है। प्रेशर देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। सी की मैं बात कर रहा हूं, सी की प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तभी पॉसिबल है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, because pressure is proportional to temperature only when volume is constant. Since in graph C it is shown that pressure is directly proportional to temperature, but that's possible only under isochoric condition, यानी कि volume constant है। तो बेटा A is isobaric process, नहीं, A तो isothermal है। B is adiabatic process, नहीं, B तो isobaric है। तीसरा है C is isochoric process, हाँ C isochoric process है। तो यही इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा। So this was regarding the thermodynamics. Till next lecture. So just take care of yourself.